नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा ये विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और इनके राजनीतिक मायने आखिर हैं क्या। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने क्या कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे, सुनवाएंगे आपको। पंजाब में कांग्रेस आप यानी कि आम आदमी पार्टी फिर आमने सामने। कारण कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी। खैरा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस और आप इस प्यार और तकरार वाले रिश्ते पर भी हम बात करेंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस ने कह दिया कि वो बीजेपी और कांग्रेस से दूर रहेगी। बीआरएस ने थर्ड फ्रंट की चर्चाओं पर भी अपना रुख साफ किया। इस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी दूर करने के लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब एक्टिव हो गया। जयपुर में सोमवार को पीएम मोदी की रैली के बाद बुधवार रात को अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में क्या हुआ, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन मुश्किल में है। बीजेपी के एक सांसद ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दी है। हरियाणा की राजनीति में इसके महत्व पर भी हम करेंगे बात। तो आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। विधानसभा चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं के दौरों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के भिलाई दौरे के बाद गुरुवार को पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बलौदा बाजार पहुंचे। खड़गे ने बलौदा बाजार भाटापारा के सुबह भाटा में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में शामिल होकर किसान मजदूरों को साधने का प्रयास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया। सम्मेलन में कृषकों, श्रमिकों को न्याय योजनाओं, श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया गया। इसके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सम्मेलन में मौजूद रहे। खड़गे ने सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से उठाई। खड़गे ने महिला आरक्षण बिल के बारे में कहा कि ये मोदी सरकार का केवल दिखावा है। मोदी महिलाओं को आरक्षण न आज देंगे, न 24 में और न ही 2029 में। सुनिए। यही कहूंगा कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण आज नहीं दे रहे हैं, 2024 को भी नहीं दे रहे हैं, 2029 को भी नहीं दे रहे हैं। बोले हैं 2034 को ये आएगा, तब तक वो ना रहेंगे ना हम रहेंगे। उन्हों भी नहीं रहेंगे। अरे पहले तो 2024 का हिसाब डालो, फिर बाद में देखेंगे। ये सब लोगों को बोलने की बातें और वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं। कितना झूठ बोलना है सब बोल देते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। 40% से अधिक आबादी ओबीसी की यहाँ है। इसलिए कांग्रेस के नेता हर सभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद बीजेपी इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि परिसीमन से पहले महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता। ऐसे में कैसे? अब अगली खबर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक साथ प्यार और तकरार का सिलसिला जारी है। पंजाब में ड्रग्स तस्करी के आरोप में विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री मान सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। गिरफ्तार होने के बाद खैरा ने कहा मान खून के प्यासे हैं। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन के मामले की सीबीआई द्वारा जांच शुरू किए जाने की कांग्रेस ने जमकर निंदा की है। सुनिए। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स मी फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल्सो। आई एम फुली, लेट मी टेल यू, बिकॉज जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा, ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 FIRs की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा। अब ये चौथी FIR करके, तो जो आदमी इतनी ज़्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है
अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे, आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं, जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। मैं अखिलेश यादव जी से इतना कहना चाहता हूँ, दीवार पर लिखी इबारत सब जानते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस लड़ रही थी। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी लगभग उन क्षेत्रों में नहीं के बराबर है, तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, अपनी तरफ से कह देते। और यहाँ तो बिना उनके मदद मांगे हम लोगों ने दे दी थी पहले, बाद में उन्होंने मांगी। चलिए, जो बीत गया सो बीत गया। अगर इंडिया को मजबूत करना है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उन्हें स्वयमेव अब आना चाहिए आगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आइए और वहां से भाजपा को हटाने में मदद करिए। तो आप अलायंस के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं या समर्थन मांग रहे हैं? अभी तो अलायंस की बात इंडिया में चल रही है, सीट शेयरिंग होगी, सब कुछ होगा, परंतु चुनाव ये जो सामने है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हम वोट का बंटवारा ना करें, परंतु जो बात आगे चल के होनी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच सीधी लड़ाई है और इसीलिए पंजाब के स्थानीय कांग्रेस के नेता भगवंत मान सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं। दूसरी ओर आप और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन में भी शामिल है। बीजेपी के विरुद्ध दोनों एकजुट रहते हैं, लेकिन जहां आमने सामने की लड़ाई होती है वहां एक दूसरे पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। दोनों के रिश्तों का यही विरोधाभास अक्सर एक साथ प्यार और तकरार के रूप में सामने आता है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस ने स्पष्ट कर दिया कि वो न तो कांग्रेस के साथ जाएगी न ही बीजेपी की। बीआरएस नेता के कविता बोली कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठा रही है, जिसे उनके साथ आना है आ जाए। कविता ने सीधे सीधे थर्ड फ्रंट की चर्चा की, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से दूरी की बात कहकर उन्होंने इस ओर इशारा जरूर कर दिया। सुनिए कविता क्या कहती है। नहीं, जगह नहीं मिली, नहीं हमें नहीं जाना इंडिया अलायंस में, हमने जगह पूछा ही नहीं है, जगह नहीं है। नहीं, हम तो बीआरएस इटसेल्फ नेशनल लेवल पे हर एक इश्यू पे काम करने के लिए, हम नेशनल लेवल पे काम करने के लिए हमने डिसाइड किया है। तो हम अपना एजेंडा लोगों के सामने पेश करेंगे। जिन जिन पार्टियों को हमारे एजेंडा के साथ मिलती जुलती सहमति होगी उनके साथ काम कर लेंगे, वो तो फ्यूचर की बात है। फिलहाल जो तेलंगाना का इलेक्शन हो रहा है, हमारा सारा फोकस उसी पे है। इंडिया गठबंधन बनने से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। उन्हें इसमें विशेष सफलता नहीं मिली। बाद में जब इंडिया गठबंधन बना तो बीआरएस इसमें शामिल नहीं हुई। कुछ दिन पहले AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर राव से थर्ड फ्रंट का नेतृत्व करने की अपील की थी। एनडीए और इंडिया से अलग पार्टियां थर्ड फ्रंट के लिए कितनी तैयार हैं, यह अंदाज़ा लगाना फिलहाल काफ़ी मुश्किल काम है। राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। बीजेपी ने प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली, लेकिन इसमें उम्मीद के अनुसार भीड़ नहीं जुटी। सोमवार को जयपुर में पीएम ने जनसभा की, गुटबाजी वहां स्पष्ट नजर आई। अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर अलग थलग बैठी दिखी। विधानसभा चुनाव के साथ ही पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व गुटबाजी समाप्त करने के लिए एक्टिव हो गया। बुधवार शाम को अमित शाह, जेपी नड्डा, BL संतोष ने राजस्थान के पार्टी नेताओं के साथ एक होटल में मीटिंग की। देर रात तक चली मीटिंग में ये तय हुआ कि बीजेपी चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करेगी और सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करें। राजस्थान में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या वसुंधरा राजे हैं। वो राज्य में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन उनका दूसरे नेता विरोध कर रहे हैं। वसुंधरा चाहती हैं बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री फेस घोषित करे, इसके बजाय उन्हें पार्टी की चुनावी समितियों में शामिल नहीं किया गया। इससे
नाराज वसुंधरा ने परिवर्तन यात्रा में उत्साह नहीं दिखाया। बुधवार की मीटिंग के बाद वसुंधरा के रुख में कितना बदलाव आएगा ये कहना फिलहाल काफ़ी मुश्किल है। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी गठबंधन में तनाव की खबरें नहीं। अब तो बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह ने साफ कह दिया कि जितनी जल्दी यह गठबंधन टूट जाए उतना ही उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए अच्छा होगा। सुनिए बृजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद क्या कहते हैं। गठबंधन सरकार के 4 साल हो चुके हैं, तो उसमें आप किस तरह देखते हैं गठबंधन सरकार? जितनी चलगी बथेरी है, अब जितना जल्दी पीछा छुड़ा लें तो हमारी पार्टी का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो जो है वो सबके सामने है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन ही विरोधाभासी है। राज्य की राजनीति में गैर जाट वोटों को एकजुट कर बीजेपी प्रमुख पार्टी बनी, जबकि जेजेपी का मुख्य वोट बैंक जाट ही हैं। नू हिंसा के दौरान भी बीजेपी और जेजेपी के बीच मतभेद स्पष्ट सामने आ गए थे। दोनों में से किसी भी पार्टी ने अब तक ये नहीं कहा कि उनका लोकसभा या अगले विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा। जेजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतार रही है, वहाँ भी उसका बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं है। ऐसे में हरियाणा में कब तक साथ रहेंगे ये कहना काफ़ी मुश्किल है। चुनाव आज तक के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार।